Okay. हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। चैप्टर है क्लास 10th इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 3, मनी एंड क्रेडिट। देखो, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो एक अलग लेवल है। अब तक आपने इकोनॉमिक्स के जो दो चैप्टर्स पढ़े थे ना, वो एक अलग जोन था। यूं मान के चलो, अब हम एक अलग नए एरा में शुरू करने वाले हैं। एक बिल्कुल न्यू ब्रांड चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं, मनी एंड क्रेडिट। देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं। आज अगर आपके जीवन में आपके पास पैसा नहीं हो, मनी नहीं हो, तो क्या आपके पास जितनी भी थिंग्स अवेलेबल है, क्या आप उनको परचेज कर सकते हो? देखो, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक हम यहां पर समझते हैं। ह्यूमन की जो नीड है ना, वी नीड वेरियस थिंग्स, वी नीड्स वेरियस थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। अगर हम बात करें तो हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। अब इन सारी चीजों की जिनकी हमें आवश्यकता है, इस रिक्वायरमेंट को हम पूरा कैसे करें? दो ही तरीके हैं। या तो क्या करें, हम इनको प्रोड्यूस करें, और प्रोड्यूस करके क्या करें, फिर इनको हम यूज करें। अब आपको जीवन में जितनी भी चीजों की आवश्यकता है, क्या आप उन सारी चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हो? क्या संभव ही नहीं है। जितनी भी चीजों की हमको आवश्यकता है, हम उन सारी चीजों का प्रोडक्शन कर लें, ये संभव नहीं है। संभव नहीं है तो मतलब क्या होगा? वी हैव टू बाय देम। तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? उनको खरीदना पड़ेगा। कहां से खरीदेंगे? हम उस आदमी से खरीदेंगे हु इज प्रोड्यूसिंग। किससे खरीदेंगे बेटा? जो भी उन चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, हम उससे इन सारी चीजों को फिर परचेज करेंगे। अब भैया, परचेज करेंगे तो परचेज करने में क्या लगेगा? पैसा। तो मनी की रिक्वायरमेंट हमको हर जगह पर है। जीवन के हर स्फीयर में, लाइफ के हर स्फीयर में आपको क्या है? पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। सिवाय पढ़ने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, है ना। स्पेशली एटर्नल क्लासेस पे क्लास 10th की एसएसटी पढ़ने के लिए तो आपको बहुत नॉमिनल फीस आपने पे की है, जो कि नहीं के बराबर है। आप सब ये बात जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन ध्यान देते हैं। मनी एंड क्रेडिट, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन एवरीडे लाइफ। अब मनी का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? सब जानते हैं, सब समझते हैं। मनी नहीं होगी तो जीवन में कुछ भी नहीं है। पैसा नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। पैसा सब कुछ है, ठीक है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना पैसे के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी, चीजें आप पैसे के साथ के, पैसे के दम पर ही आप चीजों को खरीद सकते हो, और उसी के दम पर आप चीजों को बेच सकते हो। बिना पैसे के ना तो आप चीजों को खरीद सकते हो, ना ही आप चीजों को बेच सकते हो। In some of these transactions, services are being exchanged with money. क्या होता है कि in some of these transactions, services are exchanged with money. तो पैसा नहीं होगा, ना तो आप कोई गुड्स ले पाओगे, ना ही आप कोई सर्विसेज ले पाओगे। तो बिना मनी के हम कुछ नहीं कर सकते। मनी का जीवन में इंपॉर्टेंस बहुत है। तो भैया, फिर क्रेडिट क्या है? क्रेडिट भी मनी ही है। क्रेडिट भी क्या है बेटा? मनी का फॉर्म है। बस क्रेडिट का डिफरेंस क्या है कि जिस समय ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, उस समय मनी का एक्सचेंज नहीं होता है। मनी का एक्सचेंज बाद में, फ्यूचर में पे करने के लिए प्रॉमिस कर दिया जाता है। तो वो क्या कहलाएगा बेटा? क्रेडिट। सीधी सी बात है, ये नगद खरीदारी हो गई, ये उधार में हो गया। उधार की बात करोगे तो वो क्रेडिट कहलाएगा। बात समझ में आई? अगर हम उधार में सामान खरीदते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्रेडिट कहलाता है। क्लियर है भैया यहां तक? चलिए, क्या लिखा है? फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस। जब हम कोई भी गुड्स या सर्विस परचेज कर रहे हैं, उस समय एक्चुअल में हमने पैसा पे नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब नहीं हम पे भी नहीं करेंगे। बट नाउ, अभी नहीं किया है, बट ए प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। क्या प्रॉमिस किया है? कि पैसे का पेमेंट बाद में किया जाएगा। ये क्या कहलाएगा बेटा? क्रेडिट कहलाएगा। आगे बात समझ में? मनी एंड क्रेडिट का मतलब समझ में आया?
तो मनी और क्रेडिट, इस चैप्टर ना दो वर्ड से मिलकर बनाए, मनी और क्रेडिट। तो मनी का मतलब हमको समझ में आ गया, क्रेडिट का मतलब आपको यहां पर समझ में आ गया है। आगे बढ़े, अगली बात करें अपन। देखिए तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब एक्चुअलिटी में बात क्या है कि व्हाई ओनली मनी। क्या आज की जो सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, क्या इसके पहले ट्रांजैक्शन नहीं होते थे? ट्रांजैक्शन तो बहुत पहले से हो रहे हैं। क्या पहले लोग चीजें खरीदते बेचते नहीं थे? व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी? ये करेंसी वगैरह तो भी रिसेंटली इन्वेंट हुई है, इसके पहले भी तो ट्रांजैक्शन होते थे, इसके पहले भी ट्रांजैक्शन होते थे। तो मतलब उस समय क्या था? और केवल पैसे को ही काम में क्यों ले रहे हैं अपन? हमें चीजें खरीदनी बेचनी है तो उसमें केवल मनी को ही यूज क्यों किया जा रहा है? हम क्यों किसी और चीज को यूज नहीं कर सकते? कुर्सी के बदले कुर्सी ले आओ, गेहूं के बदले चावल ले आओ, चावल के बदले शूज ले आओ, शूज के बदले मिट्टी के बर्तन ले आओ, वो भी तो संभव है। पैसे की ये आवश्यकता क्यों है? एक सिस्टम समझना कि मान लो कोई एक शू मैन्युफैक्चरर है। कौन है बेटा? एक जूते बनाने वाला व्यक्ति है ना। आपकी बुक का एग्जांपल ले रहे हैं हम। कौन है बेटा? एक शू मैन्युफैक्चरर है, इधर एक व्हीट प्रोड्यूसर है। तो भैया व्हीट प्रोड्यूसर को जूते चाहिए और जूते बेचने वाले को गेहूं चाहिए। तो व्हीट प्रोड्यूसर जो है अपने व्हीट दे देगा शू मेकर को, और शू मेकर अपने जूते किसको दे देगा? व्हीट प्रोड्यूसर को। ये भी तो ट्रेडिंग हो गई, इसमें भी तो बाइंग एंड सेलिंग हो गई। इसने व्हीट बेच दिए, जूते खरीद लिए, इसने जूते बेच दिए, व्हीट खरीद लिया। कुल मिलाकर ट्रांजैक्शन यहां पर भी है। तो आज मनी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? सिस्टम तो ये पहले ये भी था। इस सिस्टम को क्या कहते हैं बेटा अपन? दिस सिस्टम इज नोन एज बार्टर एक्सचेंज। क्या कहते हैं बेटा इस सिस्टम को अपन? दिस सिस्टम इज नोन एज बार्टर एक्सचेंज। तो भैया इसमें क्या खराबी थी? कहा इसको बंद कर दिया? कोई न कोई तो कारण रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अपन देखते हैं व्हाई ओनली मनी। पैसे की जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ए पर्सन होल्डिंग मनी, जिसके पास पैसा है, कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। उसको जो भी चाहिए उसको वो इजीली परचेज कर सकता है, इजीली एक्सचेंज कर सकता है, जो भी उसको चाहिए। किसकी मदद से? पैसे की मदद से। Thus everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for things they want। मतलब क्या हुआ भैया? मतलब ये हुआ सर, इसका ध्यान से समझिएगा। मतलब क्या हुआ कि देखो कि मान लो ये हमने बात की थी कि कौन था बेटा? एक शू मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। एक कौन है? व्हीट प्रोड्यूसर है। और एक कौन है बेटा? एक है पोटर, ठीक है। अब इस शू मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए बेटा? जूते, वो व्हीट चाहिए। एक सेकेंड, हाँ भाई। तो इस शू मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए बेटा? इसको व्हीट चाहिए। अब अगर इसको व्हीट चाहिए तो ये व्हीट परचेज करने के लिए किसके पास जाएगा? शू मैन्युफैक्चरर जाएगा इसके पास, इसको मनी देगा और व्हीट लेके आ जाएगा। व्हीट मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए? पोटर। ये जो पैसा इसको मिला है ना, इस पैसे को ये पोटर को देगा और अपने मिट्टी के बर्तन लेकर आ जाएगा, बचा हुआ पैसे अपने पास रख लेगा। तो मनी से क्या है कि आज आपके पास पैसा है ना, तो आपने कोई काम किया, उसके बाद आपको पैसा मिला, उस पैसे से आप अपनी किसी भी नीड को पूरा कर सकते हो। आपको कहीं पर कोई डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। तो मनी की रिक्वायरमेंट क्या है वो बात समझ में आ गई आपको? व्हाई ओनली मनी? मनी की जरूरत क्या है? तो मनी की क्या जरूरत है बेटा? ध्यान से समझना। मनी की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या है बेटा? कि ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट, किसी और को दे सकता है, फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। जो भी उसको चाहिए उसको खरीदने के लिए वो किसी को भी वो पैसा दे सकता है और उसके बदले अपने गुड्स प्रोडक्ट्स ले सकता है। Thus everyone prefers to receive पेमेंट्स इन मनी, पैसे में लेना स्वीकार पसंद करते हैं, एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट। और जो भी पैसा उनको चाहिए उसको वो एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वही दिया है कि शू मैन्युफैक्चरर को व्हीट चाहिए, यहां जाएगा पे इन रुपीज, रुपीज में पे कर देगा। अब इसके पास जो पैसा आ गया किसके पास? व्हीट प्रोड्यूसर के पास। ये पैसा अगर इसको जूते ये चाहिए, मिट्टी के बर्तन, तो ये भी इसको दे देगा, पैसा दे देगा। इसी पैसे को यूज करके अगर इसको जूते चाहिए तो ये क्या कर लेगा? शूज भी परचेज
कर लेगा। तो पैसा है तो आप कभी भी किसी के साथ कोई भी डीलिंग कर सकते हो, क्लियर है। लेकिन अगर आगे बढ़े अपन, बट इन द एब्सेंस ऑफ मनी, लेकिन अगर पैसा नहीं होगा तो क्या था? अगर पैसा नहीं था तो पहले होता था बार्टर एक्सचेंज। क्या होता था बेटा पहले? बार्टर एक्सचेंज। कैसे होता था बार्टर एक्सचेंज? ध्यान से समझिएगा। देखिए इसी एग्जांपल को हम वापस लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना कि मान लो अब बार्टर एक्सचेंज में क्या होगा कि एक व्हीट प्रोड्यूसर है, इसको शूज चाहिए, शू प्रोड्यूसर को अगर व्हीट चाहिए तब तो काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि शू मैन्युफैक्चरर जाएगा इस व्हीट प्रोड्यूसर के पास, इसको शूज दे देगा और इससे क्या ले लेगा? गेहूं ले लेगा। दोनों की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? ध्यान देना, प्रॉब्लम यहां पर है कि शू मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए? व्हीट। व्हीट प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? पॉट। और पॉट वाले को क्या चाहिए? शूज। ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस व्हीट प्रोड्यूसर इस शू मैन्युफैक्चरर को अपने व्हीट तब देगा जब इसको भी शूज की जरूरत होगी। इसको शूज चाहिए ही नहीं, इसको तो क्या चाहिए? पॉट चाहिए। तो भैया ये पॉट वाला पॉटर जो है ये इसको अपने पॉट कब देगा? जब इसको व्हीट चाहिए होगा। इसको व्हीट चाहिए ही नहीं। अब ये पॉटर इसके पास जाएगा तो ये जो शू मैन्युफैक्चरर है इसको शूज कब देगा? जब इसको पॉट चाहिए होंगे। लेकिन इसको तो व्हीट चाहिए। बेसिक सी बात क्या है कि जो बायर है, मतलब हमने मान के चला ये बायर है और ये सेलर है, लेकिन ये भी तो बायर और सेलर है। जब तक दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्री नहीं होगी, मतलब शू मैन्युफैक्चरर को जब तक व्हीट नहीं चाहिए और व्हीट मैन्युफैक्चरर को जब तक शूज नहीं चाहिए, तब तक ये डीलिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसको कहते हैं हम डबल कोइंसिडेंस। दिस सिस्टम इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस। और जब तक डबल कोइंसिडेंस नहीं होगा तब तक बार्टर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात तो आपने समझा कि बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या है कि मनी के अलावा किसी गुड्स के बदले गुड्स अगर हमने ली है तो वो क्या कहलाएगा? बार्टर एक्सचेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बार्टर एक्सचेंज बेटा? गुड्स के बदले गुड्स क्या कहलाएगा भैया? बार्टर एक्सचेंज कहलाएगा। और डबल कोइंसिडेंस क्या से होता है कि जब एक प्रोडक्ट वाला दूसरा प्रोडक्ट लेने को तैयार हो और सेम दूसरा व्यक्ति वो पहले वाले प्रोडक्ट को लेने को तैयार होगा। तो जब तक ये नहीं होगा, इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस, तो जब तक ये नहीं होगा तब तक बार्टर एक्सचेंज क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई बेटा? तो बार्टर एक्सचेंज का मतलब समझते हैं अपन, क्या लिखा है ध्यान देना कि बट इन द एब्सेंस ऑफ मनी क्या होगा? वी वुड हैव टू रिलाई किसके ऊपर? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के ऊपर रिलाई होना पड़ेगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स समझ में आ गया बेटा? शू मैन्युफैक्चरर को व्हीट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और व्हीट प्रोड्यूसर को शूज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्या मतलब होता है डबल कोइंसिडेंस का? मतलब लाइन क्या लिखा है? व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल। जो शू मैन्युफैक्चरर क्या बेचना चाह रहा है? शूज बेचना चाह रहा है। इज एग्जैक्टली व्हाट अदर विशेज टू बाय। वही चीज व्हीट प्रोड्यूसर जब तक खरीदना नहीं चाहेगा तब तक उनके बीच में डीलिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो बार्टर एक्सचेंज क्या होगा कि वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। पैसे को काम में नहीं लेके हम जब गुड्स को एक्सचेंज करते हैं तो क्या कहलाता है बेटा? बार्टर एक्सचेंज कहलाता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। लेकिन बार्टर एक्सचेंज कब होगा? जब डबल कोइंसिडेंस होगा। अगर डबल कोइंसिडेंस वाला फीचर मिसिंग है तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट इज द एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर एक्सचेंज? डबल कोइंसिडेंस। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ लेते हैं अपन अब। और क्या लिखा है देखो कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को ना आप एक्सचेंज के मीडियम की तरह काम में लेते हो। आज इधर से पैसा दिया, उधर से पैसा आया, उसको हमने यूज कर लिया, फिर तीसरी जगह से पैसा आया, मतलब ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इजीली यहां पर गुड्स को ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। मनी नहीं होगी तो कैसे ट्रांजैक्शन करोगे? कि मान लो मेरे पास एक मार्कर है, आपके पास क्या है? एक चश्मा है। अब मैं को एक मार्कर ले लो, चश्मा दे दो। मार्कर 20 रुपए का, चश्मा 200 रुपए का। वैल्यू क्या है? सेम नहीं है, दिक्कत आएगी। मेरे पास ना एक मोटरसाइकिल है, एक प्रोडक्ट मेरे पास, आपके पास एक कार है, एक्सचेंज कर लो, वैल्यू सेम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। मनी के थ्रू, मनी के द्वारा ये प्रॉब्लम क्या नहीं होती है? फेस नहीं करनी पड़ती है। क्या लिखा है कि इकोनॉमी विद मनी
एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। लेकिन मनी के थ्रू बात चलते हैं अपन, तो क्या है, डबल कोइंसिडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, डबल कोइंसिडेंस की नीड क्या हो जाती है, वहां पर खत्म हो जाती है। मनी एक्ट्स एज द इंटरमीडिएट, बीच वाली की तरह काम कर रहा है। पैसा है तो आप किसी के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हो इन द एक्सचेंज प्रोसेस, सो इट इज कॉल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इंटरमीडिएट तो है ना, पैसे से आप सब कुछ कर सकते हो, पैसा बीच में है तो आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, उसकी वैल्यू निकालो, उस वैल्यू को इक्वल आप पेमेंट कर सकते हो। क्लियर है तक? कोई डाउट है बेटा किसी को? एनी डाउट्स टू एनीवन? वेरी गुड, कंटिन्यू करते हैं बेटा अपन, ध्यान दीजिए आगे क्या लिखा है, देखो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अगला टॉपिक शुरू करते हैं बेटा हम। क्या है बेटा हमारा अगला टॉपिक? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। क्या है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी? मनी के मॉडर्न फॉर्म्स कौन कौन से? देखो एक बात समझो, अगर हम पहले जमाने की बात करें, जब मनी का इन्वेंशन हुआ ना, उसके पहले की अगर हम बात करते हैं तो उसके पहले एक्सचेंज करने के लिए क्या काम में आते थे? कैटल्स, है ना, हैंड्स, मुर्गियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, वीट्स, इनको यूज किया जाता था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद शुरू हुआ बेटा क्या, हमारे कॉइन सिस्टम शुरू हुआ, फिर कॉइन्स आने लगे, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, इनको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाने लगा, तो इनकी एक वैल्यू होती थी। लेकिन आज की डेट में एक पेपर को यूज किया जा रहा है, एक पेपर जिसके ऊपर सरकार ने कुछ अमाउंट लिख दिया और ये लीगल हो गया, ये वैलिड हो गया, और इसको आज हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या कर रहे हैं, यूज करते हैं ना। इन सारे नोट्स को हम यूज, ये सारी करेंसीज हैं जिनको कि हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये सब क्या है बेटा? ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी है, और ये सब क्या है बेटा? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। ये सारे के सारे क्या थे बेटा आपके? ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। और ये सब क्या है बेटा आपके? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। क्लियर है यहां तक? तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, आपको बात समझ में आ गई है। यहां पर आगे बात करूं, ध्यान देना, और क्या लिखा है समझेंगे अपन। क्या लिखा है बेटा? करेंसी। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी ना बहुत सारी है, करेंसी भी है, बैंक में आपका जो पैसा डिपॉजिट है वो भी है, चेक भी आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आता है। और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बेटा? करेंसी की। करेंसी क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। करेंसी में क्या है? पेपर नोट भी है और कॉइन्स भी है। पेपर नोट जो कि हमने बताया था भी आपको, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। कॉइन्स भी 2 रुपए के, 10 रुपए के कॉइन्स चल रहे हैं अभी, है ना, वो सब क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। अब लेकिन इनके सामने एक समस्या है। क्या समस्या है भैया? आज का जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है उसके सामने समस्या क्या है? समस्या की बात करते हैं मैडम। पहले क्या होता था कि गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स को यूज किया जाता था, जिनकी ना एक्चुअल में वैल्यू होती थी, उस करेंसी की अपने आप में एक वैल्यू होती थी। करेंसी की अपने आप में क्या होती थी बेटा? एक वैल्यू होती थी उसकी। वो करेंसी को, मतलब जो गोल्ड है, गोल्ड कॉइन है, उसके पास फट जाए, टूट जाए, कर जाए, तो भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी। गोल्ड कॉइन के 2 टुकड़े कर दो तो भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। अब लेकिन ये जो पेपर करेंसी है ना, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ये 10 रुपए का पेपर 2000 रुपए में चल रहा है, फट गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। समस्या समझ में आ रही है ना आपको? तो ये क्या नहीं है, वही बात लिखिए पहला कि मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल्स। कोई मेटल से नहीं बने, जैसे गोल्ड, सिल्वर या कॉपर से नहीं मिले, जबकि पहले ये सब प्रीशियस मेटल से ही बनाए जाते थे। अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, दे आर नीदर ऑफ एवरीडे यूज। नहीं, दूसरी बात, इनको आप डेली यूज में नहीं ले सकते। आपने किसी को ग्रेन, आपने किसी को गाय दी और उसके बदले ग्रेन ले लिया, ग्रेन आप डेली खाने के काम में लोगे, क्या पेपर करेंसी को खाने के काम में ले सकते हैं अपन? नहीं ले सकते ना। क्या इस कॉइन्स को हम खाने के काम में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो ये कुछ भी डेली यूज की चीजें नहीं है। और द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ऑन, मतलब मॉडर्न करेंसी का अपना खुद का कोई यूज नहीं है। अगर जैसे मान लो आज ये 2000 रुपए का नोट है, अगर इसके साथ कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है इस नोट के साथ, तो इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। पहले करेंसीज की खुद की वैल्यू होती थी। मैं कह रहा हूं ना, गोल्ड कॉइन को 4 टुकड़े कर दो तो भी उसकी वैल्यू क्या रहनी है? सेम रहनी है। उसकी खुद की अपनी एक वैल्यू है। क्या इसकी कोई वैल्यू है? नहीं, इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। तो वही बात यहां पर लिखी, 3 इसकी प्रॉब्लम्स हमने बताई है यहां पर। इसीलिए इनकी नो इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इनकी खुद की आंतरिक मूल्य कुछ नहीं है इनका।
आंतरिक मूल्य का मतलब होता है कि कॉइन्स की अपने आप में वैल्यू थी, इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। क्या है इनकी वैल्यू? फिएट वैल्यू। फिएट वैल्यू मतलब इनकी जो वैल्यू निर्धारित कर दी गई है। क्या कर दी गई? इनकी जो वैल्यू, जो कह दिया गया है, जो लिख दिया गया है, वही इनकी वैल्यू है। आज इसी सेम पेपर को अगर गलाकर काट के इसके ऊपर 100 रुपए लिख दो तो 2000 का नोट कितने का बन जाएगा? 100 रुपए का बन जाएगा। तो इसकी क्या है? अपनी खुद की वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू उस पेपर की डिसाइड कर दी है वही वैल्यू क्या कहलाएगी? इसकी वही वैल्यू इसकी मानी जाएगी, इसलिए इसकी फिएट वैल्यू मानी जाती है। कोई इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी नहीं है। बात समझ में आ गई यहां तक? अच्छा भैया, जब इसकी इतनी सारी समस्या है तो हम क्यों इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहे हैं? वाई मनी इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज? क्यों इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमको कह दिया किसने? सरकार ने। किसने कहा है? सरकार ने इस करेंसी को ऑथराइज करेंसी बताया है, इसलिए हम इस करेंसी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहे हैं। बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। हमारे देश की सरकार ने इसको ऑथराइज कर दिया। हमसे कह दिया भैया 2000 का नोट है तो हम इसको 2000 में मान रहे हैं, इसको 500 का बताया तो इसको हम 500 का मान रहे हैं। सरकार कह रही थी नहीं 600 का है तो हम 600 का मान लेते। सरकार ने जो कह दिया वो हम इसकी वैल्यू मान रहे हैं। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? बात समझ में आ गई? अच्छा, कौन करता है भैया? सरकार या खुद करती है क्या? नहीं, सरकार की तरफ से इन करेंसीज को ऑथराइजेशन का काम किसका है? ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, मतलब द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करता है इंडिया में करेंसी नोट्स को इश्यू? हु इश्यूज द करेंसी नोट्स इन द इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज द करेंसी नोट्स। क्लियर? एज पर इंडियन लॉ। अच्छा, लॉ क्या कहता है कि नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इश्यू करेंसी। कल को तुम्हारे जज जाए कि भैया हमको तो ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, हम ऐसे के ऐसे कलर कर देंगे, इसको ऐसे के सब चीजें लिख देंगे, गांधी जी की फोटो बना देंगे, उस पर 2000 रुपये लिख देंगे, हमारी ड्राइंग बड़ी अच्छी है क्योंकि, और बन गया 2000 का नोट, मार्केट में जाके बेच के आएंगे, चला के आएंगे। नहीं वैलिड होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यू आर नॉट द आरबीआई नॉर यू आर द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप ऑथराइज नहीं हो ऐसा करने के लिए। ऐसा कर मत लेना, कर लोगे तो पकड़े जाओगे, जेल हो जाएगी। ठीक है ना? तो आप ऑथराइज नहीं हो, कोई और एजेंसी क्या नहीं कर सकती? करेंसी नोट्स इश्यू करके उनको आगे मार्केट में नहीं चला सकती। क्लियर? सो नो इंडिविजुअल इन इंडिया। अच्छा, दूसरी एक और बात है, कोई भी व्यक्ति भारत में इनको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। ना इनको कोई लेने से मना कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता मना? क्योंकि भैया मना आप नहीं कर सकते, लीगली आपको ये पैसा लेना पड़ेगा, आप बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? आगे देखिए और क्या लिखा है। अब ये हो गया बेटा पहला आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ मनी हो गया। क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ मनी आपका? मॉडर्न करेंसी का फर्स्ट फॉर्म क्या था? करेंसी, करेंसी हो गया है ना, करेंसी नोट्स, करेंसी कॉइन्स, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा फॉर्म क्या है बेटा आपका? डिपॉजिट्स विद बैंक्स। आपके जो बैंक में पैसा जमा है ना, वो भी अपने आप में क्या है बेटा आपका? एक फॉर्म ऑफ मनी है। भाई आपके अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिटेड है वो भी क्या है बेटा आपका? एक फॉर्म ऑफ मनी है। क्लियर? क्या लिखा है कि डिपॉजिट विद बैंक्स पीपल हैव ऑल्सो ए टाइप ऑफ मनी। किसी भी बैंक में आपने कोई पैसा जमा करा रखा है तो वो भी आपका एक मनी का टाइप है। अब क्या होता है, देखो लोग पैसा कमाते हैं, कुछ खर्चा करेंगे। क्या करेंगे बेटा? लोग पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के कुछ खर्चा भी करेंगे, और खर्चा करने के बाद क्या होगा? उनके पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा बच जाएगा। क्या होगा बेटा? उनके पास कुछ पैसा उनके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब जो पैसा उनके पास एक्स्ट्रा बचेगा उसको वो लोग क्या करेंगे? बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। पीपल डिपॉजिटेड इट विद बैंक्स बाय ओपनिंग एन अकाउंट इन देयर नेम। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? हाँ, तो लोग क्या करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, जो मेरे को चाहिए, मैंने जो कमाया है उसमें से जो मुझे खर्चा करना है वो भी मैं बैंक में जमा करा दूं।
तो क्या फायदा उस चीज का? हालांकि आजकल लोग पूरा पैसा बैंक में जमा करके रखते हैं, यूपीआई पेमेंट आ गया है, उससे ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन यूजुअली जो पैसा जमा रहता है बैंक के अंदर, वो कौन सा होता है? जो लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी होती है। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए बेटा दिमाग में कि सर ये एक्स्ट्रा पैसे को बैंक में क्यों जमा कराते हैं? कोई तो कारण होगा। बैंक वाले क्या हमको फायदा दे रहे हैं क्या? हाँ, बैंक वाला आपको फायदे दे रहे हैं। क्या फायदे दे रहे हैं बेटा बैंक? कि बैंक एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स एंड आल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। बैंक उस पर हमको जितना जमा कराया ना, जैसे आपने अभी 10,000 रुपये जमा कराए, आपको साल भर बाद ना वो 10,400 रुपये मिलेंगे। बैंक क्या देगी आपको? ब्याज देगी। वो पैसा बढ़ाकर देती है बैंक आपको, ठीक है। मनी सेफ है, घर में चोरी हो जाए, चकारी हो जाए, बैंक में चोरी होगी तो बैंक वाली जिम्मेदारी, वो उल्टा वो गाड़ भी बढ़ा के रखते हैं। हमारे घर में तो डाउट फिर भी अनसेफ है पैसा, बैंक में पैसा क्या है आपका? सेफ है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। एक और बात, ऐसा नहीं आज बैंक में पैसा जमा करा दिया तो अब वो गया, उसको हम निकाल ही नहीं सकते। नहीं, जब चाहो जब उस पैसे को क्या किया जा सकता है? विड्रॉ किया जा सकता है, जब आपकी इच्छा हो जब। इसीलिए कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, जब आपकी इच्छा हो इसलिए जब निकाल सकते हैं, इसीलिए इनको डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। तो आपका एक क्वेश्चन क्या बन गया कि व्हाई अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक इज नॉन एज डिमांड डिपॉजिट? क्यों भैया? बिकॉज इट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। इसको हम डिमांड के अकॉर्डिंग कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे बात करूं बेटा, अब एक और हो गया। थर्ड एक और टाइप है आपका चेक। एक वन मोर टाइप ऑफ मॉडर्न करेंसी कौन सी है बेटा? चेक। चेक क्या है? डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, और वो क्या है बेटा? चेक। देखो चेक आप सबने देखा होगा, ऐसी बात नहीं चेक कभी देखा नहीं है, बिल्कुल देखा है। यहां पर किसका नाम आता है? जिसको कि हमें पेमेंट करना है। किसका नाम आएगा बेटा यहां पर? जिसको कि हमें पेमेंट करना है। किस डेट को पेमेंट करना है वो यहां आ जाएगा, कितना अमाउंट पे करना है यहां शब्दों में आ जाएगा, यहां अंकों में आ जाएगा। उसके बाद जो अकाउंट नंबर है वो यहां आ जाता है। ये चेक नंबर होता है, हर अकाउंट का ना अपना चेक नंबर होता है। ये क्या होते हैं? उस बैंक के कुछ कोडिंग होती है जो हर बैंक की अपनी अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, तो और क्या लिखा है बेटा कि अ चेक इज अ पेपर। अब चेक क्या है? चेक एक पेपर ही तो है जिसमें आप क्या कर रहे हो? इंस्ट्रक्शन दे रहे हो बैंक को। आपने किसी को चेक लिख के दिया, तो चेक लिख के देने का मतलब क्या है कि भैया मेरे पास चेक है, मैंने आपको दे दिया। उस चेक को देने का मतलब क्या है कि मैं मेरे बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि ये जो व्यक्ति फलाने नाम का व्यक्ति आ रहा है ना आपके पास, इसके ये आपके पास क्या आएगा? ये चेक लेके आएगा और इसको आप मेरे खाते में से काट के इसके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देना। तो वही चेक क्या है? ए चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued। बोले भैया मेरा चेक है, यहां पर मेरा नाम लिखा है, मेरा अकाउंट नंबर लिखा है, इस खाते से काटकर पैसा किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो? ये जिसका नाम लिखा है, प्रेम कुमार का नाम लिखा है, प्रेम कुमार को आपका नाम लिख देता हूं, आपका नाम पे चेक का दे, मेरा नाम लिख दो सर, विष्णु सर को पैसा दे दो, है ना, दे दो मेरे को पैसा, है ना, उनको दे दो। कितना पैसा देना है यहाँ आपने उसको वर्ड्स में लिख दिया और यहाँ पर आपके ने उसको फिगर्स में लिख दिया। किस डेट को पेमेंट करना है वो यहाँ पर आ गया, मैंने बताया था, ठीक है। ये चेक नंबर होता है, ये जो इशूड बैंक है उसकी कोडिंग होती है यहाँ पर ये पूरी, ठीक है। उस ब्रांच का नाम होगा जिस ब्रांच ने आपको चेक इशू किया है, ये जिस व्यक्ति ने चेक इशू किया है उसका अकाउंट नंबर होता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं मैं आपको बेटा कि ये चेक के ऊपर आपने डबल लाइन डाल दी ना, इसका मतलब ये पैसा केवल अकाउंट में जाएगा। अगर ये डबल लाइन नहीं डाली है ना आपने, तो ये जो पैसा है ना सामने वाला कैश में विड्रॉ करा सकता है, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करेगा, तो भी करा सकता है। लेकिन अगर आपने डबल लाइन डाल दी तो ये कहलाएगा क्रॉस्ड चेक। डबल लाइन डाल दी क्या बन जाएगा? ये क्रॉस्ड चेक। और पैसा केवल कहां मिलेगा? उसको उसके अकाउंट में वो पैसा दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो वही लिखा है। इसके फायदे क्या है, एडवांटेज क्या है इसके? देखो ध्यान देना कि मेक्स पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। पैसा आया नहीं, पैसा गया नहीं और पेमेंट भी हो गया। पैसा पहले भी बैंक में था, पैसा अभी भी बैंक में है। जैसे मान लो मेरा एचडीएफसी में अकाउंट है, आपका भी एचडीएफसी में अकाउंट है, तो मैंने आपको चेक दिया तो एचडीएफसी बैंक के पास ही पैसा है ना, वो पहले मेरे अकाउंट में रखा था, अभी आपके अकाउंट में रखा है, तो बिना पेमेंट लिए दिए पेमेंट का सेटलमेंट हो जाता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। पैसे को बिना छेड़े आप बड़े बड़े ट्रांजेक्शंस
कर लेते हो. देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट बाय चेक्स अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स. कोई पैसा आपसे मांग भी नहीं रहा, कोई आपको पैसा दे रहा भी नहीं है, बस डिमांड डिपॉजिट तो हुई नहीं है, बस फंड को अपने अकाउंट्स में बुक्स में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया है. और लास्ट, क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम. और आजकल मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से इससे कनेक्टेड है. क्लियर है यहां तक? तो ये आपका टॉपिक कौन सा कंप्लीट हो गया बेटा? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही है. तब तक के लिए थैंक यू क्लास. कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड.